इतिहास के अर्थ को समझते हुए हम आगे की चर्चा करेंगे। कॉलिंगवुड ने एक प्रसिद्ध वाक्यांश दिया, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। मनुष्य का कार्य विचारपूर्ण होता है और विचार की इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपना ये प्रसिद्ध वाक्यांश दिया, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत तथा उद्गम स्थल है। विचार मानवीय कार्यों के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करता है। तो इसलिए उनका ऐसा मानना था कि इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों और उपलब्धियों का अध्ययन करने से पहले उनके विचारों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, और विचारों का ये अध्ययन उनके क्रियाकलाप और उपलब्धियों के अध्ययन को सुगम और बोधगम्य बनाता है। इस मत को समर्थन देते हुए डिल्थे ने भी कहा कि इतिहास वर्तमान में अतीतकालिक ज्ञान का अध्ययन है। और इसी श्रृंखला में अपने मत को और अधिक विश्लेषित करते हुए कॉलिंगवुड का विचार रहा कि वही विचार इतिहास होता है जिसका अनुभव इतिहासकार कर सके अथवा जो इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनर्जीवित हो सके। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इतिहास सिर्फ विचार का ही इतिहास होता है? इस वाक्यांश की आलोचना में प्रोफेसर वॉल्श ने कहा कि इतिहास मात्र विचारधारा नहीं होता है, बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो मानवीय विचारों की परिधि से बाहर होता है, जैसे कि दैवीय प्रकोप, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। ये सभी मानवीय विचार के विपरीत परिणाम देते हैं। हेगेल और मार्क्स ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि अंतर्निहित शक्तियाँ प्राय मानवीय इच्छा के विपरीत परिणाम देती हैं। यदि इतिहास में विचार ही प्रधान होता तो संभवतः इतिहास में असफलताओं का इतिहास नहीं होता। विचार मानवीय क्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के अधीन है या उनके प्रभाव में अस्तित्वमान होता है या कार्यगत होता है। तो इतिहास को मात्र विचार का इतिहास कहना उसे सीमित बनाता है या उसे पूरी तरीके से स्पष्ट और परिभाषित नहीं करता है। इसी क्रम में एक अन्य विचार आता है कि इतिहास अतीतकालिक अनुभव का वृत्तांत है, स्टोरी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है। अब हम सभी जानते हैं कि अतीत का प्रत्यक्ष किया जाना संभव नहीं है, और काम्टे ने जब पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया तो उनका अभिप्राय यही था कि इतिहास एवं समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक विधा है जिसका अभिप्राय है यथार्थ तथ्यों की को गवेषणा और उस गवेषणा के आधार पर इतिहास लेखन होना चाहिए। और इसी श्रृंखला में जी.बी. ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। तो वैज्ञानिक विधा में आस्थावान अनेक इतिहासकारों ने विज्ञान की नवीन उपलब्धियों से प्रभावित होकर ऐसा मानना आरंभ किया कि इतिहास अध्ययन में यदि वैज्ञानिक विधियों का समुचित रूप से प्रयोग किया जाए और पालन किया जाए तो इतिहास को अधिक सटीक तरीके से विश्लेषित किया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न वही खड़ा होता है कि अतीत का क्या वास्तविक प्रत्यक्षीकरण संभव है? संभवतः नहीं।
तो ऐसे में इतिहास में समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों को हम उस प्रायोगिक और प्रत्यक्षीकरण के ज्ञान के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। अ, इतिहासकार के लिए अतीतकालीन घटनाओं या कहें महान शासकों, महापुरुषों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना संभव नहीं है। इतिहासकार अपने अनुभव के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं, महाशासकों और महापुरुषों की उपलब्धियों का अनुभव करके एक परिकल्पनात्मक मानसिक चित्रण प्रस्तुत करता है। और ऐसे में वो जो वैज्ञानिक सटीकता है या जो तथ्यात्मकता है या जो प्रत्यक्षवाद है उसे किस प्रकार से ऐतिहासिक अध्ययन में 100% प्रयुक्त किया जा सकता है। इस विश्लेषण के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु उभर कर आता है वो आता है महान इटालियन दार्शनिक क्रोचे का, जिन्होंने कहा कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। जब हम सिर्फ शाब्दिक अर्थों पर जाएं, वाक्यांश पर, तो ये जो बात है वो अत्यंत ही हास्यास्पद या फिर ऐसी प्रतीत होती है कि बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसकी आलोचना में कहा जा सकता है कि अतीत को वर्तमान की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। अतीत तो अतीत होता है, विगत है, वो समाप्त हो सकता है, समाप्त हो चुका है, तो वह समसामयिक कैसे हो सकता है। लेकिन क्रोचे के इस वाक्यांश का यहाँ तात्पर्य है कि इतिहास का निर्माण कौन करता है? इतिहासकार अपने समय से संबद्ध है, अर्थात वर्तमान से संबद्ध है। और चूँकि इतिहासकार अतीत का वर्तमान में अपनी दृष्टि से अवलोकन करता है और वो अतीत को जिस रूप में, चाहे वो तथ्यों के प्रकाश में ही क्यों ना हो, वो देखता है, लेकिन उसमें उसके निर्माण में इतिहासकार की स्वयं के मस्तिष्क की, विचार की और उसकी पृष्ठभूमि की भूमिका होती है। ऐसे में संपूर्ण इतिहास जो है उसको समसामयिक